हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लास 4th से क्लास 12th तक सारे सब्जेक्ट्स के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आपको सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, आज के जो हम लोग लेक्चर कवर कर रहे हैं वो है क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज कॉल्ड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब आपको ये चीज़ पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इसमें अपने फंडामेंटल्स, अपने कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर लिए, आपको ज़िंदगी भर ये काम में आने वाले हैं। ये सारे टर्म्स, हम अकाउंटिंग टर्म्स सीखने वाले हैं। हमने इतने सारे टर्म्स सुने हैं। अच्छा, असेट, लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर, डेटर, ये सब बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आज हम एक बढ़िया सी स्टोरी सुनेंगे और उस स्टोरी को सुनते सुनते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब सारी डेफिनेशन समझ ली। अच्छा, सीरियसली मैम? यस। तो चलो, आप क्या रेडी हैं समझने के लिए? चलिए, तो फिर अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब इसमें हम सबसे पहले एक ज़रा मज़ेदार सी स्टोरी ले लेते हैं। तो अब आप आपको एक चीज़ बताती हूँ। सपोज ये मैं हूँ, ठीक है। अब मुझे एक आइडिया आया एक दिन कि यार चलो बिजनेस किया जाए। चलो ठीक है भाई, सोचा तो चलो ठीक है बिजनेस करते हैं। लेकिन फिर सोचा कि यार किस चीज़ का बिजनेस करूं, किस चीज़ का बिजनेस किया जाए। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे रसगुल्ले बड़े पसंद हैं, चलो हम रसगुल्लों का बिजनेस करेंगे। चलो ठीक है भाई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपन एक ठेले पे रसगुल्ले बेचेंगे। लेकिन फिर मुझे लगा कि रसगुल्ले तो सभी लोग बेचते हैं, मैं ऐसा क्या नया करूं कि मेरे बिजनेस में एक अलग ही यूनिकनेस रहे और कुछ अलग रहे, मेरा बिजनेस हट के रहे सब लोगों से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मैं कुछ 3-4 लोगों को ऐसे जानती थी जो अलग अलग फ्लेवर्स के रसगुल्ले बनाते थे। अच्छा, फ्लेवर्स के रसगुल्ले, एग्जैक्टली। चलो, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने, एक था ए, एक था बी और एक था सी, ठीक है। अब जो ए था वो बनाता था चॉकलेट रसगुल्ला, बी बनाता था स्ट्रॉबेरी रसगुल्ला, अरे सुन सुन के ही मुंह में पानी आने लगा। सी बनाता था मैंगो रसगुल्ला, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, ए बी सी, मैंने सोचा अब ए बी सी से मैं अलग अलग चॉकलेट फ्लेवर का रसगुल्ला, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का रसगुल्ला और मैंगो फ्लेवर का रसगुल्ला, ये मैं अपने ठेले पे रखूंगी और मैं लोगों को बेचूंगी। बिल्कुल, अब मेरे को आइडिया तो आ गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे उसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कभी भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो सपोज मुझे 1 लाख रुपए का मुझे कैश इस बिजनेस में डालना पड़ा। मैंने अपना 1 लाख रुपए लिया और मैंने इस बिजनेस के लिए डाला, और मैंने इन तीनों से रसगुल्ले खरीद लिया अलग अलग फ्लेवर के, मान के चलो 50,000 के। तो 50,000 के मैंने क्या खरीद लिए, रसगुल्ले, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, और जिनको आप गुड्स भी बोल सकते हैं। तो यहां आपने एक टर्म सीख लिया। अच्छा, मतलब बिजनेस जिस भी चीज में डील करेगा, जो आप खरीदोगे बेचोगे, है ना, तो ये आपके गुड्स कहलाएंगे। आपने एक टर्म सीख लिया। अब यहां पर मेरा ये टोटल कितना हो गया बच्चों, मैंने 1,50,000 रुपए, ठीक है। ये 1,50,000 रुपए मैंने टोटल, जिसमें 1 लाख का कैश था और 50,000 के मेरे रसगुल्ले थे, ये मैंने अपने बिजनेस में मैं लेकर आई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो 1,50,000 है, ये मेरी पूंजी है, ये मेरी लागत है बिजनेस में। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। ये हमारा कैपिटल हो जाएगा, या ये हमारी
पूंजी हो जाएगी या ये हमारी लागत हो जाएगी इस बिजनेस के लिए। तो अब आपको ये चीज समझ में आएगा, कैपिटल मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैश, उसमें कैश भी आता है, उसमें अगर आप कोई असेट लेके आए हैं, गुड्स लेके आए हैं, वो सब कुछ टोटल मिला के आप कितना क्या लेकर आए हैं बिजनेस में स्टार्ट करने से पहले, ये कैपिटल हो गया। ठीक है, अब क्लियर हो गया। चलो, मैं कौन हो गई? मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा तो मैं कौन हो गई? मैं हो गई प्रोप्राइटर या ओनर। तो उसको हम अकाउंटिंग टर्म में प्रोप्राइटर कहते हैं, जो बिजनेस को ओन करता है, जो कैपिटल लेके आता है बिजनेस में। ये भी क्लियर? बहुत बढ़िया। आपने गुड्स भी सीख लिया कि जिसमें आप ट्रेड करते हैं वो हमारे, जैसे रसगुल्ले में हम यहाँ ट्रेड करें तो रसगुल्ले हमारे गुड्स हो जाएंगे। अब ये पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई। प्लीज ये एग्जाम्पल नोट कर लो, इससे आपको सारा चीजें, सारे टर्म्स आप देखना इस स्टोरी से, कितने सारे टर्म्स आप ऐसे ही सीख लोगे। ठीक है, चलो तो फिर इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके एक बार वीडियो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब पहला हमारा जो अकाउंटिंग टर्म मैंने आपको पहले ही समझा दिया। देखिए, आपने सिर्फ स्टोरी सुनी, वो 5 मिनट की स्टोरी, और आपको ये टर्म समझ में आ गया। क्या है वो टर्म? कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। क्या कहा था मैं प्रोप्राइटर, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया दैट इज कैपिटल, जो हमारा यहाँ पे 1.5 लाख रुपए हो गया था। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। देखो, हम कैश लेके आए थे 1 लाख रुपए, ठीक है, और हम असेट्स, मतलब हम अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे, मतलब इसको समझ लो गुड्स, ये हम लेके आए थे 50,000 रुपए, 50,000 रुपए के गुड्स लेके आए थे, हम रसगुल्ले लेके आए थे। तो हमारा वो टोटल 1,50,000 जो है वो हमारा कैपिटल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल आर मेनी एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। अब बच्चों एक चीज बस थोड़ा आराम से समझो, यहां मैंने अकेले ने बिजनेस में मैं कैपिटल लेकर आई, मेरा खुद का एक अकेले का बिजनेस है जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, अकेले का मेरा बिजनेस है। अगर 2 या उससे ज़्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। वहीं पर जैसे कंपनी है, एग्जाम्पल रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो उसमें इतने लाखों करोड़ों का कैपिटल लगता है। ठीक है, तो जो लोग उसमें कैपिटल डालते हैं, शेयर्स खरीदते हैं और उसमें पैसा डालते हैं। अभी इतना डिटेल में सिर्फ आप एक बेसिक आइडिया समझ लो, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सिर्फ इतना समझ लो कि अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं, अगर मैं कैपिटल लेके आ रही हूं अपने एक बिजनेस में, वहीं पर अगर एक कंपनी है उसमें जो कैपिटल लेके आते हैं वो कौन होते हैं बच्चों? उनको हम क्या बोल देते हैं? शेयर होल्डर्स। बस इतना अभी समझ लो। तो कंपनी में जो कैपिटल लाएंगे उनका नाम है शेयर होल्डर्स, और जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल लाके, वो सोल प्रोप्राइटर होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि इन केस ऑफ कंपनीज जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल होंगे उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अब एक चीज और समझ लो, कैपिटल को हम 2 टर्म्स और याद रख लो, ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं और नेट वर्थ भी बोलते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस सुनते जाओ, आराम से स्टोरी समझते जाओ, ये सब याद रहेगा आपको। ठीक है, आगे क्योंकि ये चीज इतनी यूज होने वाली है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। चलो, तो कैपिटल या ओनर्स या नेट वर्थ वो होता है जो पैसा या जो गुड्स आप लेकर आए बिजनेस में डालने के लिए। यहाँ पे हमने 1 लाख कैश डाला और 50,000 रुपए के रसगुल्ले डाल दिए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है, सिर्फ इसको एक बार देख लो, सुन लो, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो हमारा जो कैपिटल है, असेट्स में से जब हम लाइबिलिटीज घटा देते हैं वो हमारा निकल जाता है कैपिटल। ये सब क्या है, कैसे होगा, क्या है, डोंट वरी, सब हो जाएगा, समझा दूंगी मैं आगे, समझ में हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं सब। चलो, प्रोप्राइटर की डेफिनेशन
आपने पढ़ ही ली थी, स्टोरी में सुन ली थी। द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट, मैंने अपने रसगुल्ले का ठेला लगाया, मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो मैं कौन हो गई? प्रोप्राइटर। ठीक है, तो द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बेयर्स ऑल द रिस्क, सारा रिस्क मैंने उठाया अपने बिजनेस का, चलेगा नहीं चलेगा, तो मैं कौन हो जाऊंगी? प्रोप्राइटर। चलो बहुत ही बढ़िया, सब समझ में आ रहा है। अब अगला है ड्राइंग्स। तो जो ये एग्जाम्पल था मेरा, इसी में अब हम जरा जल्दी से समझ लेते हैं। ये मेरा ठेला, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। अब यहां पे मैं 1 लाख रुपए मैंने कैश डाला था और 50,000 के गुड्स डाले थे। ये मेरा 1,50,000 का कैपिटल हो गया था। अब बच्चों ड्राइंग्स क्या होता है, चलो देख लें जरा। सपोज मुझे थोड़ा पैसों की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस बिजनेस से अपने कुछ पैसे निकाले। सपोज करो मैंने निकाल लिए 20,000 रुपए, मुझे 20,000 कैश की जरूरत पड़ी, तो मैंने अपने बिजनेस में 20,000 निकाल लिए। फिर मुझे घर पे पार्टी करनी थी, करेंगे भाई, रसगुल्ले पार्टी करेंगे, तो 10,000 रुपए के मैंने रसगुल्ले अपने बिजनेस में से निकाल लिए, तो मैंने गुड्स भी निकाल लिए। टोटल मैंने 30,000 का सामान, 30,000 रुपए, 30,000 वैल्यू के चीजें मैंने अपने बिजनेस से निकाली। ये जो टोटल हो गया ना बच्चों, ये बस मेरा ड्राइंग्स है, इतना सिंपल। आप बिजनेस में से चाहे वो मनी निकालो, पैसा निकालो या गुड्स निकालो, वो आपका ड्राइंग्स होता है, ठीक है। इट इज द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए ये पैसे भी निकाले और ये 10,000 रुपए के रसगुल्ले भी निकाल लिए। बहुत बढ़िया। अब एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, क्या मैम? ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। अगर ड्राइंग्स हो रही हैं तो कैपिटल कम होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अब आप सोचो, अगर 1.5 लाख रुपए मैंने डाले, 1.5 लाख मैंने डाले, उसमें से 30,000 निकाल लिए, तो भाई कैपिटल तो कम होगा ही ना, मेरा कैपिटल 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि ड्राइंग जो है वो हमारा कैपिटल को कम कर देता है, क्योंकि हम उसमें से निकाल लेते हैं कैपिटल में से। इतना क्लियर हो गया आपको? ड्राइंग्स भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। वो चीज, वो पैसा या वो गुड्स जो हमने बिजनेस से विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। चलो अब स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरा बिजनेस तो भाई ऐसा चल पड़ा रसगुल्लों का कि मैंने सोचा कि अब ठेला वेला क्या लगाएंगे, अब तो शॉप खोलेंगे। ठीक है भाई, शॉप खोलेंगे, लेकिन शॉप के लिए पैसे तो चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो मैं गई और मैंने बैंक से लोन ले लिया। ठीक, तो वो जो मैंने लोन लिया वो क्या है? वो मेरे सर पे बोझ है, मेरे सर पे एक मैंने बर्डन ओढ़ लिया कि अच्छा मैंने 10 लाख का सपोज लोन ले लिया तो मुझे वो वापस करना है, मैंने अपने सर पे एक बोझ ओढ़ा है। तो बेटा बच्चों, लाइबिलिटीज कुछ और नहीं, बस यही होता है। लाइबिलिटीज का मतलब यही होता है, या तो बोझ है या बर्डन है। ठीक है, इतना सिंपल। हाँ, अब ये देख लो, इसका डेफिनेशन क्या लिखा है? अमाउंट ओड या पेबल बाय द बिजनेस। वही, या तो आप किसी के लिए आपने उधारी ली हुई है या आप मतलब पे करना है, आपको ड्यूज हैं आपके जो आपको क्लियर करने हैं। आपने किसी से उधार पे लिया हुआ है, आप ओ कर रहे हो किसी को पे करने के लिए, दैट इज योर लाइबिलिटी। तो बस लाइबिलिटी को ऐसे याद रखो कि बोझ है और बर्डन है। अब लाइबिलिटीज के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन से? नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज देख लेते हैं भाई क्या होता है। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज हैं बच्चों जो हमको 1 साल से ज्यादा में चुकानी है। मतलब ये जो लॉन्ग टर्म है, जो हम जैसे हमने बैंक लोन लिया, यहां पे एग्जाम्पल स्टोरी सुनते सुनते अब बढ़िया कॉन्सेप्ट समझते जाओ। अब जैसे मैंने यहां पे बैंक लोन लिया बच्चों, तो क्या हो गया? ये
बैंक लोन कभी भी आप देखोगे जनरली 1 साल में चुका नहीं सकते, हम कई बार 5 साल 10 साल लग जाते हैं उसको धीरे धीरे चुकाते चुकाते, इंस्टॉलमेंट भरते भरते, ठीक है। आप कई बार कार के भी लोन लेते हैं, तो ये हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया। क्यों? क्योंकि इसको आप 1 साल में नहीं चुका सकते, ठीक। अब करंट लाइबिलिटी देख लो भाई। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज हैं जिनको आपको 1 साल के अंदर चुकानी है, जो बोझ आपको 1 साल के अंदर क्लियर कर देना है, ठीक है भाई। तो ये हमारी लेस देन 1 ईयर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये क्या होता है, ये करंट लाइबिलिटी में, मैम आपने ये तो बता दिया कि नॉन करंट लाइबिलिटी में बैंक लोन आता है, करंट लाइबिलिटी में कौन आते हैं? करंट लाइबिलिटी में बच्चों आते हैं हमारे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं वो हम लोग आराम से समझेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बस इतना याद रखो कि लाइबिलिटीज जो हैं वो 2 टाइप की होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपको 1 साल से ज़्यादा में आपको चुकाना है, वो बोझ बर्डन उतारना है 1 साल से ज़्यादा में, और यहाँ पे आपको जो बोझ है बर्डन उतारना है वो आपको 1 साल के अंदर अंदर ही उतारना है, इसलिए उसको करंट लाइबिलिटी बोल दिया है। क्रेडिटर्स अभी आप इतना समझ लो, जो जिनसे मैंने उधारी पे मैं अपना रसगुल्ले खरीदती हूँ, उधार पे मैंने रसगुल्ले खरीदे, उधार पे अपना गुड्स खरीदा, वो मेरे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। इसको हम अभी स्टोरी में और ट्विस्ट लाएंगे और समझते जाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया, लाइबिलिटीज के 2 पार्ट हो गए, नॉन करेंट, करेंट, ग्रेटर देन 1 ईयर में पे करना है, लेस देन 1 ईयर में पे करना है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। असेट्स। अब बच्चों असेट्स क्या होता है? असेट्स सिंपल वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो हमें बिजनेस को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। मतलब मैम, मतलब ये जो भी हमने ऐसी चीज़ें, ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं। एग्जाम्पल मशीनरी हो गया, है ना, आपकी बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ये सब चीज़ें ये हमारे असेट्स में आता है। अच्छा, तो अब देख लेते हैं। असेट्स आर प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो एंटरप्राइज ओन करता है, दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो हमको बिजनेस को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन असेट। वही मैंने आपको जो बताया कि कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में हेल्प करे, बिजनेस उससे बेनिफिट करेगा फ्यूचर में, वो हमारा असेट है, ठीक है। तो असेट के पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हो गए। जैसे आपने उसमें देखा था नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, वैसे असेट्स में देखो नॉन करेंट असेट्स हो गया, करंट असेट्स हो गया और एक फिक्टिशियस असेट्स हो गया। 3 टाइप के होते हैं। अभी फिक्टिशियस असेट्स पे उतना मत ध्यान दो, इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना याद रखो कि टाइप्स ऑफ असेट्स कौन कौन से हो गए, नॉन करेंट, करंट, फिक्टिशियस। चलो बहुत बढ़िया। अब समझ लो कि नॉन करेंट असेट्स क्या होते हैं। नॉन करेंट असेट्स बच्चों ये वो असेट्स हैं विच आर नॉट फॉर सेल, जो हमने खरीदे हैं, जो हमने अक्वायर किए हैं, लेकिन वो सेल के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट फॉर सेल हो जाएंगे। एग्जाम्पल, चलो अब एग्जाम्पल समझ लो स्टोरी में फटाक से। अब मैंने शॉप तो अपनी खोलना स्टार्ट कर दी, मैंने बैंक से लोन भी ले लिया, मैंने शॉप भी खोल ली। अब मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सुंदर बनाया जाए। मैंने टेबल कुर्सियाँ लगा दी, फर्नीचर लगा दिया कि लोग आराम से वहाँ बैठ के रसगुल्ला एंजॉय करें। मैंने एक शोकेस ऐसा लगा दिया अपने बिजनेस में जिसमें बढ़िया अलग अलग कलरफुल चॉकलेट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी के रसगुल्ले रखे रहते थे। मैंने एक कंप्यूटर सिस्टम भी खरीद लिया जिसमें पूरा मेरा बिल विल जनरेट होता था, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे बिजनेस में जो कंप्यूटर लिया, ठीक है, जो फर्नीचर लिया, ये सब कुछ मेरा नॉन करंट एसेट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको मैं यूज करने वाली हूं अपने बिजनेस को चलाने में, अपने बिजनेस को रन करने में। इनको मैंने जब खरीदा था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको अभी बस खरीद रही हूं और बेचना है। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है, नॉट फॉर सेल। और इसमें हमारा इंटेंशन क्या होता है बच्चों? लॉन्ग टर्म।
हम उसको लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं अपना बिजनेस रन करने के लिए। नॉन करेंट एसेट्स आपको आ गया समझ में? चलो अब करेंट एसेट्स समझ लो, ठीक है। करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जो 1 साल के अंदर अंदर, ऐसे एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, या ऐसे एसेट्स जो सेल के पर्पज से हैं। एग्जाम्पल यहां पे हमारे क्या हो जाएगा? सेल के पर्पज से हम क्या खरीद रहे हैं बच्चों? क्या क्या रखा हुआ है हमने अपने दुकान पे? वो है रसगुल्ले। तो नॉन करेंट एसेट्स आपने देखा, वो एसेट्स जो हमको सेल नहीं करना है, ठीक है, जो हमने सेल के मोटिव से नहीं खरीदे हैं, हमने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं। और करेंट एसेट्स में बच्चों क्या आ जाएगा? ऐसे एसेट्स जो 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं और जिसमें हमारा कहीं ना कहीं इंटेंशन है सेल का। तो ये हमारे गुड्स, जो हमारे रसगुल्ले हैं, वो हमारे करेंट एसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब फिक्टिशियस एसेट्स जो है उसकी हम डेफिनेशन बाद में समझेंगे बहुत आराम से। अभी सिर्फ आप नॉन करेंट और करेंट एसेट्स का डेफिनेशन क्लियरली समझ लो स्टोरी में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्रेडिटर्स, अब आ जाते हैं हम क्रेडिटर्स पे। तो बच्चों अब ये चीज देखो आप, मैंने जब आपको कहा था शुरू में कि मैंने रसगुल्ले का बिजनेस किया और मैं ABC से अलग अलग फ्लेवर के चॉकलेट रसगुल्ला, स्ट्रॉबेरी रसगुल्ला और मैंगो रसगुल्ला खरीद रही हूं, ठीक है। तो बच्चों अब क्या हुआ कि मेरा जो बिजनेस है वो इतना अच्छा चल रहा था कि मुझे बहुत सारे रसगुल्ले एक साथ खरीदने पड़ रहे थे, बल्क में खरीदने पड़ रहे थे। तो मैंने ABC से बात कर ली कि भाई देखो मुझे इतना सारा, मैं 1-2 रसगुल्ले तो ले नहीं रही हूँ आपसे, इतने सारे रसगुल्ले एक साथ ले रही हूँ। तो अब आप ऐसा करो प्लीज़ कि आप मेरे को खूब सारे रसगुल्ले जितना मेरे को चाहिए वो दे दो और मैं आप लोगों को 3 महीने में उसका पेमेंट करूँगी। अभी उधारी पे दे दो, क्रेडिट पे दे दो मुझे, फिर मैं आपको 3 महीने में उसको पे कर दूँगी, ठीक है। तो ये जो है ये लोग A, B और C मेरे क्रेडिटर्स हो गए, क्योंकि इनसे मैंने उधार लिया है, इनसे मैंने एक तरीके से बोझ ले लिया अपने सर पे कि ठीक है मैं 3 महीने बाद आपको अपने रसगुल्ले का पेमेंट करूँगी, ठीक। तो ये इनसे जो मैंने खरीदा ABC मेरे यहाँ पे क्रेडिटर्स हो गए। अब एक और टर्म समझ लेते हैं, डेटर। आपने हमेशा सुना होगा क्रेडिटर्स के साथ डेटर। तो बच्चों डेटर क्या होता है? डेटर वो होता है, सपोज मेरा इतना अच्छा चल रहा था रसगुल्ले का बिजनेस कि एक 5 स्टार होटल वाले आए और वो बोले कि मैम हम तो चाहते हैं कि आपके रसगुल्ले जो है हम अपने रेस्टोरेंट में रखें, रेस्टोरेंट में सर्व करें, तो हम आपसे आपके रसगुल्ले खरीदेंगे और अपने 5 स्टार होटल में उनको सर्व करेंगे। मैंने बोला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो फिर उन लोगों ने लेकिन मुझे कहा कि हम आपसे लेंगे तो सही, लेकिन हम आपको पेमेंट जो है एकदम नहीं दे पाएंगे, इतना सारा आपसे खरीदेंगे, हम आपको 2 महीने बाद पेमेंट देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे उधार पे माल ले लिया, उधार पे रसगुल्ले ले लिए। तो वो लोग मेरे कौन हो जाएंगे? वो मेरे डेटर हो जाएंगे। वो ओ करते हैं मुझे पैसा देना। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई क्रेडिटर और डेटर में डिफरेंस, कि मैंने जिनसे उधारी पे लिया है सामान वो मेरे क्रेडिटर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे मेरे ABC क्रेडिटर्स हो जाएंगे। और जैसे 5 स्टार वाले हो गए, ठीक है, ये 5 स्टार होटल है, इन्होंने मुझसे उधारी पे लिया है, इन्होंने मुझसे उधारी पे रसगुल्ले ले लिए, तो ये लोग मेरे कौन हो जाएंगे? ये मेरे डेटर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है भैया, इतना भी समझ में आ गया। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई। अब सीधे सीधे आपको देखना, इस डायग्राम से आपको भी 2 से 3 से 4 टर्म समझ में आने वाली है। पहला क्या, जिससे मैंने खरीदा, क्रेडिट पे सामान खरीदा
उधारी पे सामान खरीदा वो मेरे क्रेडिटर, जिसको मैंने उधारी पे सामान बेचा वो मेरे डेटर। अब जो मैं उधारी पे सामान खरीद रही हूं, खरीद मतलब परचेस कर रही हूं, तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, इनसे मैंने उधारी पे सामान लिया, तो यहां पे मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे मैंने किया क्रेडिट परचेज, और यहां पे मैंने इनको उधारी में सेल किया, उधारी में सेल किया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल। अरे वाह, इतना इजीली आपने क्रेडिटर भी देख लिया, आपने डेटर भी देख लिया, आपने क्रेडिट परचेज भी देख लिया, क्रेडिट सेल भी। अब जल्दी से एक बार देख लो, जिससे उधारी पे लिया वो मेरे क्रेडिटर्स, और जो उनसे उधारी पे परचेज किया उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। जिसको उधारी में बेचा वो है मेरा डेटर, और जो मैंने उधारी में बेचा, जो सेल उधारी में की, वो मेरी हो गई क्रेडिट सेल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो अब जरा आगे हम एक चीज और, दो टर्म्स और समझ लेते हैं। तो आपने क्रेडिटर देख लिया और डेटर्स देख लो एक बार। डेटर्स इज अ पर्सन और एन एंटिटी हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड। तो यहाँ पे हमारा बच्चों डेटर कौन हो गया, 5 स्टार होटल, जिसने हमसे उधारी पे रसगुल्ले लिए थे, जिनको हमने उधारी पे रसगुल्ले बेचे थे। ठीक है, तो आपको क्रेडिटर डेटर भी क्लियर था। अब ट्रेड पेबल्स क्या होता है बच्चों, अभी इतना डिटेल में वो मत घुसो, सिर्फ इतना समझ लो, ट्रेड पेबल्स इज क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, बस इतना याद रख लो। अभी मतलब उधार ही है ये, ट्रेड पेबल्स जो है ये मेरी उधारी ही है, ये उधारी ही है, बट इसमें सिर्फ क्रेडिटर्स नहीं आते, इसमें क्रेडिटर्स भी आते हैं और बिल्स पेबल भी आते हैं। बिल्स पेबल क्या होता है, ये अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है उसमें हम बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल ये सब पढ़ने वाले हैं, तो उसका टेंशन मतलब सिर्फ अभी इतना याद रखो, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल आएगा। ठीक है, अब जरा देख ले ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा भाई, उसका ऑपोजिट। ट्रेड पेबल में अगर आ रहा है क्रेडिटर्स, तो यहां पे आ जाएगा डेटर्स, क्योंकि ये मुझे रिसीव करना है, मैंने किसी को उधारी पे दिया है, मुझे उससे पैसे लेने हैं। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो आपने देखा कि ट्रेड पेबल में क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल आया और ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल आ गया। इतना सिंपल। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग समझ लेते हैं कि रिसिप्ट्स क्या होता है बच्चों। तो बेसिकली रिसिप्ट्स कुछ नहीं बच्चों, अमाउंट्स रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो आपने रिसीव कर लिया है या आप करने वाले हो, फॉर सेलिंग असेट्स और गुड्स, असेट्स बेच के या गुड्स खरीद के। ठीक है, ठीक है। तो अब आपने ये जो चीज समझ ली कि भाई अमाउंट जो आ रहा है या आ चुका है या आने वाला है, ठीक, रिसीव्ड और रिसीवेबल, वो रिसिप्ट हो गया। अब अगर वो अमाउंट जो है वो असेट को बेच के आ रहा है या आने वाला है, वो मेरा हो जाएगा कैपिटल रिसीट। और वो अमाउंट अगर गुड्स को बेच के आ रहा है या आने वाला है, वो मेरा हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट। इसको आप बच्चों रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि ठीक है, मतलब रिसीप्ट का मतलब आपने समझ लिया, अगर कोई अमाउंट आ गया है या आने वाला है वो मेरा रिसीट है। अगर वो असेट को बेच के आ रहा है अमाउंट, तो वो मेरा कैपिटल रिसीप्ट है। अगर वो मेरा गुड्स को बेच के आ रहा है तो वो मेरा रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया। ठीक, या उसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। बढ़िया, अब रिसीट हो गया। अब एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बच्चों, अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर अक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। सिंपल, अगर मुझे कोई असेट खरीदना है, गुड्स खरीदना है या कोई सर्विसेज लेनी है किसी की, मैं जो अमाउंट खर्च कर रही हूँ उसको अक्वायर करने के लिए, वो मेरा एक्सपेंडिचर है। इतना सिंपल, इतना सिंपल। ठीक है, तो अब डरना नहीं है इसलिए अकाउंटिंग टर्म्स से, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि सब कुछ कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हर चीज़ का, बस समझते जाना है।
अब कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चों क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हो जाएगा जो खर्चा, जो अमाउंट मैंने स्पेंड किया है, अमाउंट स्पेंड टू अक्वायर असेट। ठीक है, अगर जैसे आपने देखा था कि असेट को अगर बेच रहे हैं, उससे जो पैसा आ रहा है, आने वाला है, वो मेरा कैपिटल वो हो जाता है, रिसीट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप कोई असेट को खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि असेट जहां इन्वॉल्व आ रहा है वहां पे कैपिटल वर्ड आ रहा है। ठीक है, कि कैपिटल रिसीप्ट जब असेट को बेचा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब असेट को खरीदा। चलो, तो अमाउंट स्पेंड टू अक्वायर असेट हो गया। अब इसके बाद एक चीज और याद रखो, ये हमेशा इसका जो बेनिफिट है हमें 1 साल से ज्यादा देता है। ये बेनिफिट कभी भी आप कोई फोन खरीदोगे, कोई मशीनरी खरीदोगे, वो 1 साल नहीं चलती है। उसका बेनिफिट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 4-5 साल तो हमको ये यूज में आएगा, ये बेनिफिट देगा। तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो ग्रेटर देन 1 ईयर का हम बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक, अब ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंस समझ लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंस बच्चों वही है, अगर ऐसा कोई खर्चा, जैसे एग्जाम्पल आप समझ लो, सैलरी आपने पे करी, हमने कुछ एम्प्लॉयज रखे थे अपनी शॉप में, रसगुल्ले वाली शॉप में, वहां पे हमने सैलरी, वेजेस वगैरह दी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारी चीजें मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। और बच्चों जो ये खर्चे होते हैं ना, इनका जो है लेस देन 1 ईयर का बेनिफिट होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि जो असेट को खरीदने के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, उसका बेनिफिट मेरे को 1 साल से ज्यादा मिलेगा। जो बाकी के खर्चे हैं, ठीक है, जो मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बेसिकली लगते हैं, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब, वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए और वो मुझे 1 साल से कम का बेनिफिट देंगे या 1 साल के अंदर ही वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। चलो भाई, ये भी समझ में आ गया। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों जो है ये हम समझेंगे फिक्टिशियस असेट्स के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बिल्कुल भी वो नहीं करना है, अभी सिर्फ इतना समझ लो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो आपने यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस देखा है ना, जैसे आपने यहाँ पे देखा था रेवेन्यू रिसीप्ट, इसको हम क्या बोलते थे, रेवेन्यू। वैसे यहाँ पे जो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, इसको हम बच्चों क्या बोल देते हैं, सिर्फ, इसको हम सिर्फ एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो अब ये एक्सपेंस किस किस टाइप के होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। हम अगर रसगुल्ला बेचने के लिए हमें जो भी कॉस्ट इनकर करने पड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, जैसे हमें सैलरी देनी पड़ रही है लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ रहा है, जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एग्जांपल्स देखे थे, वो मेरा एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बहुत सिंपल है, आप जैसे अपना फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं, तो आपने अगर आज 500 रुपये का रिचार्ज करा दिया और आप 1 साल तक उस फ़ोन को यूज़ करने वाले हैं, सॉरी 1 महीने तक आप यूज़ करेंगे 500 रुपये का रिचार्ज आज करा के, 1 महीने तक आपको उसका वैलिडिटी मिलेगा, वो मेरा प्रीपेड खर्चा होगा, इसलिए बोलते हैं प्रीपेड। अब आपको समझ में आया, प्रीपेड जो पहले ही पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, उसका बेनिफिट आपको बाद में मिलने वाला है। ठीक, आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा बच्चों, आउटस्टैंडिंग सिंपल, सपोज आपके वहां पे एक एम्प्लॉय ने काम किया, 1 महीना पूरा काम किया, उसकी सैलरी हो गई 20,000 रुपये, तो आपने उससे पूरा उसका सर्विस तो ले लिया, आपने उससे काम तो करवा लिया, लेकिन उसको अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो आप उसको पेमेंट यहाँ पे आपका एक्सपेंस ये कौन सा हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया
जो चीज़, जो खर्चा मैंने एडवांस में कर दिया है और उसका फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। आज खर्चा किया और अगले आने वाले कुछ महीनों में मेरे को उसका वो मिलने वाला है बेनिफिट, प्रीपेड एक्सपेंस। मैंने काम करवा लिया या सारी चीज़ें हो गई, मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो अवेलेबल हो गई, मैंने सैलरीड एम्प्लॉयज़ को रख के उससे काम करवा लिया, लेकिन उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया, वो ड्यू है, मुझे पे करना है, तो वो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। वो मेरा पेमेंट खड़ा हुआ है, मुझे उसको अभी पे करना है। तो आपने ये चीज़ देख ली। नेक्स्ट, अब देख लो बच्चों, इनकम और या प्रॉफिट क्या होता है? कुछ नहीं, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द बिजनेस। और प्रॉफिट कैसे निकालते हो बच्चे? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जो आ रहा है पैसा, रेवेन्यू, हम इनकम जो हमारी हो रही है, माइनस जो खर्चे हो रहे हैं, इतना सिंपल, ये हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, वही, इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज टर्म्ड एज इनकम। चलो, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस है। जो रेवेन्यू आया माइनस जो खर्चा किया, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं पर अगर ये एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, सपोज मेरे 1000 का रेवेन्यू था और मेरा 800 रुपये का खर्चा हुआ, तो मेरा 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन वहीं पर सपोज करो मेरा रेवेन्यू 1000 का था, लेकिन मेरा जो खर्चा है वो 1500 का हो गया। कमाया 1000, खर्च किया 1500, तो बच्चों 500 क्या हो जाएगा? मेरा लॉस हो जाएगा, है ना? तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पे 200 प्रॉफिट आया और यहाँ पे कैसे लॉस आया। अब से देख लो, अब अगली डेफिनेशन आपको आ गई वापस। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यूज। वही कि हमारे जो एक्सपेंस हैं वो ज़्यादा बढ़ गए रेवेन्यू के कंपैरेटिवली, तो हमारा लॉस हो गया। जैसे कि हमारा 500 रुपये का लॉस हुआ था। ठीक है, ये भी समझ लिया आपने। अब ज़रा डिस्काउंट समझ लेते हैं। तो आपने डिस्काउंट तो बहुत मांगा होगा दुकानों पे जाके, भैया डिस्काउंट दे दीजिए, भैया डिस्काउंट दे दीजिए। लेकिन अब डिस्काउंट के टाइप्स समझ लो क्या होते हैं। 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं बच्चे, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है आप समझो। एग्जाम्पल, कोई आदमी आया मेरे पास और बोला कि मुझे सीधे सीधे मुझे आप बताइए रसगुल्ले कितने के दे रहे हैं आप? तो मैंने बोला कि भाई एक रसगुल्ला जो है वो मेरा बिकता है 100 रुपए का। ठीक है, उसने बोला 100 रुपए का बिकता है मेरा एक रसगुल्ला। उसने बोला कि चलो ठीक है, आप एक रसगुल्ला मत दो, आप मुझे 10 रसगुल्ले दे दो, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए। मैंने बोला ठीक है चलो। तो मैंने उसको 10 रसगुल्ले देने का प्रॉमिस किया, तो उसका टोटल कितना बन जाएगा बच्चों? 1000 रुपये। मैंने उसको बोला कि ठीक है, इस पर मैं आपको सपोज 5% डिस्काउंट दे दूंगी। तो क्योंकि उसने बल्क में मुझसे खरीदा, क्योंकि उसने मुझसे बल्क में रसगुल्ले खरीदे, इसीलिए उसने एक रसगुल्ला खरीदता तो मैं 100 रुपए में लेती, लेकिन उसने 10 रसगुल्ले खरीदे, उसने मुझसे टोटल 1000 रुपए का सामान लिया और मैंने उसको 5% डिस्काउंट दे दिया क्योंकि उसने मुझसे बल्क में लिया। वो मेरा हो गया ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम, ये याद रखना, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, हम इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, हम कंसिडर नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट को। ठीक है, कैश डिस्काउंट क्या हो गया? अब समझ लीजिए कैश डिस्काउंट कैसे डिफरेंट है ट्रेड डिस्काउंट से। अब हम ये जरा समझ लेते हैं। अब सपोज करो कोई बंदा मेरे पास आया, उसने बोला कि भाई हम तो आपसे 10,000 रुपए के रसगुल्ले खरीदेंगे। ठीक है, खरीदो, लेकिन हम आपको पेमेंट जो है वो 3 महीने बाद देंगे। वही मतलब ये डेटर बनने वाला था मेरा, 3 महीने बाद मुझे पे करता। ठीक, तो मैंने बोला
कि अरे अगर ठीक है आप 3 महीने बाद पे करो तो 10,000 देना, लेकिन अगर आप मुझे आज के आज पेमेंट कर देते हैं ना तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगी, मैं आपको डिस्काउंट दूंगी 10% का। तो 10% कितना हो गया मेरा 1,000 रुपये। मतलब आपको सिर्फ पे करना है मुझे आज की डेट में 9,000। मैंने उसको ये बोल दिया। अब अगर मैंने किसी डेटर को अपना ये बोला है कि ठीक है आप 10,000 3 महीने बाद देने की जगह अगर आप मुझे आज ही दे देते हो, जिसको मैं अपना सामान बेच रही हूँ उसको मैंने ये बोल दिया आज ही पैसा दे दो, डिस्काउंट दे दूंगी, वो मेरा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। इतना सिंपल। तो अब आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाला जो है ये हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई। ट्रेड डिस्काउंट वो जो बल्क परचेज पे, अगर आपसे कोई बल्क में खरीद रहा है उसको तो आप डिस्काउंट दे रहे हो, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है। सीधे सपोज अगर आप इसको 1,000 रुपए पे 1,000 की जगह आपने इसको सपोज 950 में बेचा होता है ना, 50 का आपने इसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो आपका डायरेक्टली आप 950 रिकॉर्ड करोगे बुक्स में। आप ट्रेड डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करोगे, सीधे आप 950 की सेल को रिकॉर्ड करोगे। यहीं पर जब कैश डिस्काउंट होगा तो आप ये जो 1,000 का डिस्काउंट दिया है इसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। कैश डिस्काउंट क्या हो गया था, जो पैसा हमने ऑफर किया कि आप 3 महीने बाद हमको देने वाले हो, वो आप हमको अगर आज ही दे देते हो तो हम उस पर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, आपको 10,000 की जगह 9,000 ही देने पड़ेंगे, वो मेरा कैश डिस्काउंट हो गया। अब आपको डिस्काउंट के दोनों टाइप्स, अब आपको समझ में आएगा कि आप दुकानदार से आपको क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है या कैश डिस्काउंट मिल रहा है। अभी आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार जरा पढ़ लेते हैं। इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, बिल्कुल गुड्स की प्राइस में रिड्यूस करते हैं हम, है ना, फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। डिस्काउंट अलाउड में भी ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, तो 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, ये आपने अच्छे से क्लियरली देख लिया। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होगा। अब पढ़ लेते हैं रिबेट क्या है। तो बेसिकली रिबेट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन द पास्ट। सपोज करो इसमें एग्जाम्पल, आपने कोई सामान खरीद लिया और आपने बाद में देखा कि अरे ये तो थोड़ा सा हल्का सा डिफेक्टिव है लेकिन ठीक है मतलब यूज़ कर सकते हैं। आपने दुकानदार को जाके बोला कि भाई देखो ये तो आपने हल्का सा डिफेक्टिव सामान दिया है मुझे, तो उसने बोला कि ठीक है मैम, अगर आपने ये 1,000 रुपये में खरीदा था तो मैं आपको 200 रुपये, जो छोटा सा डिफेक्ट है उसके लिए मैं आपको 200 रुपये वापस कर दूंगा। तो ये जो 200 रुपये हो गया ना बच्चों, ये रिबेट हो गया, ये रिबेट हो गया। तो आपने देखा रिबेट इज अलाउड फॉर द रीजंस अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। तो आपने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों अलाउ होता है बल्क के कारण, कैश डिस्काउंट क्यों होता है कि आज ही पेमेंट कर दिया। तो बाकी कुछ कारण होते हैं जिनके कारण हम ये रिबेट देते हैं। तो ये सेल हो जाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद अगर दुकानदार को कुछ अमाउंट पैसा वापस करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है किसी भी कारणवश, वो मेरा रिबेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। जैसे अभी हमने देखा कि हमने क्वालिटी का खरीदा था बट हमको उतना अच्छा नहीं लगा, हमने दिखाया दुकानदार को, उसने बोला कि ठीक है आप 200 रुपये वापस ले लो मुझसे, वो मेरा रिबेट हो गया। चलिए ये भी समझ गए आप। चलिए अब अगला टर्म देख लेते हैं हम, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड बाय 2 पार्टीज। ठीक है, तो ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसमें 2 पार्टीज एंटर हुई हैं, जिसने क्या किया है, इनिशिएट कर दिया है अकाउंटिंग का प्रोसेस कि उसको हमें बुक्स में वो ट्रांजैक्शन को लिखना पड़ेगा। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं और वो ट्रांजैक्शन हमें अपने बुक्स में लिखना पड़ेगा, ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑब्वियसली अगर मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होगा तो हम उसको कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि हमारा B+M वाला रूल वो ही नहीं होगा, हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा, बिजनेस प्लस मनी वाला रूल।
विच ब्रिंग्स अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और वो कोई फाइनेंशियल पोजिशन में चेंज लेकर आ रहा है। तीसरा, स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कोई भी गुड्स या सर्विस का हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा अग्रीमेंट हुआ है हमारी किसी और पार्टी से, वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो वही बच्चों, सेल ऑफ गुड्स, रसगुल्ला बेचना, रसगुल्ला खरीदना, हमारे जो डेटर्स हैं 5 स्टार होटल वाले, उनसे पैसा आना, हमने ABC जिनसे अलग अलग फ्लेवर के रसगुल्ले खरीदे थे उनको पैसा देना, हमने जो असेट्स खरीदे थे कंप्यूटर, फर्नीचर, वो सब खरीदना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एक्सेट्रा। अब आपने देख लिया कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारे क्या हुए रसगुल्ले वाले बिजनेस में, अब आपको एकदम क्लियर हो गए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। चलो भाई, अकाउंट क्या होता है? बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड, वो अकाउंट हो जाएगा। जैसे अगर सैलरी है, सैलरी दी तो उसका एक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ, उसका एक अकाउंट बन जाएगा। उसके अलावा अगर आपको जैसे कोई असेट्स कौन कौन से हैं, उनका अकाउंट। बस समझ लो कि एक जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको एक पर्टिकुलर हम हेड दे रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं, उसको अपने अपने रिलेटिव उसमें डाल रहे हैं, ये हमारा अकाउंट हो जाएगा, ठीक। चलो, अकाउंट भी समझ गए। परचेजेस आपने बच्चों देख लिया था, परचेजेस मुझे इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो भी सामान खरीदा है, जो भी रॉ मटेरियल खरीदा है, या तो उसको बेचने के लिए, उसको गुड्स बना के बेचने के लिए, ठीक है, या उसको ऐसे ही बेचने के लिए, जैसे हमने रसगुल्ले खरीदे और दूसरे लोगों को बेचे, या अगर आप रॉ मटेरियल खरीदो रसगुल्ले का, रसगुल्ले बनाओ और बेचो, तो जो भी हम खरीद रहे हैं ना, रॉ मटेरियल हो या जो गुड्स है, वो हमारा परचेज हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसको उधारी पे खरीद लिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट परचेज। तो अब आप बस डेफिनेशन देखो, आपको सब पता है। द टर्म परचेजेस इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल्स फॉर रीसेल, उसको वापस रीसेल करने के लिए, और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। जो मैंने आपको बताया कि कैश, अगर मैं अभी के अभी खरीद के सामान कैश में दे रही हूँ, कैश परचेज हो जाएगा। उधारी पे ले रही हूँ, कुछ महीने बाद पेमेंट करूंगी, क्रेडिट परचेज हो जाएगा। गुड्स परचेज फॉर अ कैश आर टर्म्ड एज कैश परचेजेस, बस वही बात है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर टर्म्ड एज क्रेडिट परचेज्ड। आपको सब आता है यहाँ पे, सिर्फ वो एक स्टोरी समझने से आप सब कुछ समझ गए। परचेज रिटर्न, सपोज मैंने कुछ रसगुल्ले खरीदे और मुझे लगा कि नहीं ये अच्छे नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है इनकी, या क्वालिटी ख़राब है, मैंने वो वापस कर दिया, वो मेरा परचेज रिटर्न हो जाएगा। परचेज किया हुआ रिटर्न कर देना, परचेज रिटर्न। गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, से दे आर डिफेक्टिव, वही जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। गुड्स सो रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, उसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ऐसे याद रखो, परचेज या तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, बाहर हम वापस भेज रहे हैं, तो इसलिए इसको ऐसे रिटर्न आउटवर्ड करके याद रखो। ये दोनों टर्म्स हम परचेज रिटर्न को बोलते हैं। चलो भाई, अब नेक्स्ट सेल्स। बच्चों आपको पता ही है, मैंने रसगुल्ले बेचे, वो मेरा सेल्स हुआ, ठीक है। अगर वो मैंने कैश, उसके बदले कैश मिल गया, कैश में बेच दिए, कैश सेल्स हो जाएगा। उधारी पे बेचे तो मेरा क्रेडिट सेल्स हो जाएगा, ठीक। तो द टर्म सेल इज एसोसिएटेड विद यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। दीज गुड्स में बी परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज। या तो हमने रसगुल्ले खुद बना के बेचा है या हमने खरीदा और बेचा है, लेकिन बेच रहे हैं यहाँ। द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। आपको पता चली गया है, अगर गुड्स को हम कैश के बदले बेचते हैं तो उसको कैश सेल्स बोलते हैं, गुड्स को अगर हम क्रेडिट पे बेचते हैं, उधारी पे बेचते हैं, तो उसको हम क्रेडिट सेल्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी आ गया। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है बच्चों? सपोज मैंने किसी को रसगुल्ले बेचे, उसने बोला कि नहीं नहीं बेकार क्वालिटी है, ये आप वापस लो, मुझे दूसरे वाले रसगुल्ले दो, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने मुझे क्या किया, मैंने सेल किया, उसने मुझे रिटर्न किया,
तो वो क्या हो गया बच्चों, सेल रिटर्न, या उसको आप क्या बोल सकते हो, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि अंदर की तरफ रिटर्न हो रहा है, हमारी तरफ आ रहा है वो। जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो बाहर जा रहा है, हम वापस कर रहे हैं उस गुड्स को, तो रिटर्न आउटवर्ड हो जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या हो गया, परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड क्या हो गया, मतलब मैंने बेचा और किसी और ने मुझे उसको वापस कर दिया। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न्स इनवर्ड। आ गया समझ में आपको, ये भी बहुत बढ़िया। कॉस्ट क्या होता है बच्चों, सिंपल, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट या एक्टिविटी। किसी भी आर्टिकल को, प्रोडक्ट को या कोई एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए जो भी खर्चा हुआ है, या किसी हमको आर्टिकल या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो खर्चा हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है टोटल, वो मेरा कॉस्ट हो जाता है। ठीक, चलो वाउचर क्या होता है बच्चों, वाउचर कुछ नहीं, एविडेंस है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, सपोज किसी ने मुझसे रसगुल्ले खरीदे, मैंने बिल जनरेट किया, और मैंने ये, आप देखते हैं ना, आप जब होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, एक बिल निकलता है कि आपका इतना बिल है। वो बिल क्या है बच्चों, वाउचर है। ये डॉक्यूमेंट है, बेसिकली एक एविडेंस है ये कि आपका एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा, कैश मेमो हो गया, इनवॉइस है, बिल जो मैंने आपको बताया, या हम जैसे कभी कहीं डोनेशन देते, कुछ भी करते हैं XYZ, हमको रिसीट मिली, हमने ट्यूशन फीस भरी, हमको एक रिसिप्ट मिली। तो इससे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सबके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके सबके जो वाउचर्स, उनके सबके जो एविडेंसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं वाउचर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मतलब ये बेसिकली एविडेंस होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है उसके, वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एज एन एविडेंस काम करते हैं। बैड डेट्स क्या हुआ, अब समझो बच्चों, जैसे 5 स्टार होटल को मैंने पैसे दिए, सॉरी मैंने रसगुल्ले बेचे, मुझे उनसे पैसे लेने थे 2 महीने बाद, लेकिन किसी कारण से वो मुझे पैसे वापस नहीं कर पा रहे हैं, उनका पूरा बिजनेस चौपट हो चुका है, उनका बिजनेस डूब गया है, अब वो मेरे पैसे डूब गए, वो मुझे पैसे ही नहीं वापस कर पा रहे हैं मेरे, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बैड डेट्स। डेटर्स याद है, डेटर्स वो हमारे बैड हो गए, मतलब उससे हमारा अब पैसा आ ही नहीं रहा, तो उससे आपको ये वर्ड याद हो जाएगा, बैड डेट्स। ऐसे डेट्स, ऐसे डेटर्स जो मुझे मेरा पैसा वापस नहीं कर पा रहे, वो मैं बैड डेट्स में उनको काउंट करूंगी। तो बैड डेट इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इररिकवरेबल, क्योंकि वो इररिकवरेबल, आपको रिकवर ही नहीं कर पा रहे हो वो पैसा, वो डूब गया आपका पैसा, वो आपका बैड डेट्स हो जाएगा। और बैड डेट्स को आप कहाँ करते हो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाते हो ना, उसमें आप वो खर्चा बुक करते हो। अब ये डेबिट होता है, क्या होता है वो सब अभी छोड़ दो, वो अपन डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझो बैड डेट्स क्या होता है। अगर मैंने किसी को उधारी पे पैसा दिया, वो मुझे वापस नहीं लौटा पाया, वो मेरा पैसा डूब गया, वो मेरा बैड डेट्स हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी समझ गए आप। बैलेंस शीट बच्चों, बैलेंस शीट बेसिकली क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिससे हमको फाइनेंशियल पोजीशन, बस ये याद रखना, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है किसी भी इंडिविजुअल या एंटरप्राइज की, कि उसके असेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी हैं। तो अभी आप बस इतना याद रखो कि बैलेंस शीट ऐसी चीज है जिससे आपको बस फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी बिजनेस की, कि कितनी लायबिलिटीज और कितनी असेट्स हैं, सबकी उनकी अपनी अपनी वैल्यूज पता चलेगी। बुक वैल्यूज पे आपको सारी चीजें क्लियरली दिखेंगी, पूरी फाइनेंशियल पोजीशन, बेसिकली रिपोर्ट कार्ड, जो हम ये सब हम बहुत डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ने वाले हैं। तो अभी बस इतना समझ लो कि बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है किसी भी कंपनी की। बुक वैल्यू क्या होता है बच्चों, दिस इज द अमाउंट एट विच आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सपोज मैंने मशीन खरीदी थी 1 लाख की, ठीक है, मैंने इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, मैंने इसको अपनी एक बुक में मशीनरी 1 लाख की खरीदी है, रिकॉर्ड कर लिया। आज उस मशीन की कुछ भी वैल्यू हो, आज उस मशीन की सपोज 80,000 वैल्यू हो, उससे मुझे मतलब नहीं, मैंने जिस वैल्यू पे उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड किया है, उस वैल्यू को मैं बोलती हूं बुक वैल्यू। ठीक है, तो आपने देख लिया अमाउंट एट विच आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए नेक्स्ट क्या है,
बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स और बुक्स इन विच द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड। हमारे ऐसे रिकॉर्ड्स या हमारी ऐसी बुक्स जिसमें हम सारी एंटिटी के ट्रांजैक्शंस, क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो नोट कर रहे हैं, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है। उसमें क्या क्या आ जाता है बच्चों? कैश बुक आ जाता है, बैंक बुक आ जाता है, जर्नल लेजर। ये सब आप एक एक पढ़ोगे, एक एक चीज, सबका एक एक इंडिविजुअल चैप्टर है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बस अभी सिर्फ समझने का। चलो, डेप्रिसिएशन अभी उतना डिटेल में मत समझो, सिर्फ इतना समझ लो एक आइडिया के लिए। जब असेट की वैल्यू में गिरावट होती है, आज आपने अगर फ़ोन खरीदा 20,000 रुपये का, और अगर आप उसको 3-4 महीने बाद बेचने जाओगे तो आप 20,000 में नहीं बेच पाओगे, वो थोड़ा कम में बिकेगा। तो बस वो जो गिरावट है ना बच्चों, वो डेप्रिसिएशन है। तो बस इतना समझ लो, डेप्रिसिएशन मतलब क्या? असेट की वैल्यू में गिरावट। बस, तो ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। अब एंटिटी क्या होता है बच्चों? एंटिटी समझ लो, एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऐसी यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है वो मेरी एंटिटी कहलाती है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, बजाज ऑटो, मारुति, टिस्को, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी कर रही हैं। बिजनेस एंटिटी क्या हो जाएगा? जो बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। इसमें क्या क्या आ सकता है? प्रोप्राइटरशिप फर्म्स आते हैं, पार्टनरशिप आती है, कॉर्पोरेशन, कंपनीज। एंटिटी का मतलब बस ऐसा समझ लो, एंटिटी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कैरी आउट कर रही है, ठीक है, वो हमारी एंटिटी हो जाती है। इतना आया समझ में? कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मेरा अकेले का हो बिजनेस, चाहे हम 2-3 लोग मिलकर पार्टनरशिप में कर रहे हो, चाहे वो एक बहुत बड़ी कंपनी हो, अगर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कैरी आउट कर रही है, इकोनॉमिक इवेंट्स कैरी आउट कर रही है, उनको हम बोलेंगे एंटिटी। चलो, एंट्री क्या होता है बच्चों? बहुत सिंपल, अ ट्रांजैक्शन इन इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। घटना घटी, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हुआ उसको मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, वो मेरी एंट्री हो गई। मैंने बुक्स में क्या कर दी? उस घटना की एंट्री कर दी। ठीक है, तो एंट्री भी समझ गए आप। इनसॉल्वेंट मतलब क्या होता है बच्चों? इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना, कंगाल, जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची, अपने उधारी को चुकाने के लिए। आपने जो उधार लिया, अगर आपके पास वो उधारी चुकाने के लिए अब पैसे नहीं बचे, आप हो जाएंगे दिवालिया, आप हो जाएंगे इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स। आप अपनी उधारी नहीं चुका पा रहे हैं, आप इंसॉल्वेंट हैं। सॉल्वेंट कौन हो जाएगा बच्चों? सॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन पोजिशन टू पे इट्स डेट्स, जो अपने उधारी चुका सकता है। अगर आप अपनी उधारी चुका सकते हैं तो आपको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। अगर आप अपनी उधारी नहीं चुका पा रहे हैं, आप कंगाल हो गए, तो आप हो जाएंगे इंसॉल्वेंट। ठीक है, चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। बच्चों ये क्या होता है? ये आप एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लो। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट, ये पूरी अकाउंटिंग होती है। हमारे पूरे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद में ये चीजें बनती हैं। क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ये सब आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो बिल्कुल चिंता नहीं करने का। और बैलेंस शीट, बस यही तीनों जो हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट। आज आपका सेकेंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज आपने बहुत सारे टर्म्स सीखे। एक हम लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम पूरे टर्म्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इसके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, टीएस गरेवाल के हो गए, एनसीईआरटी के, वो भी सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको आज सिर्फ इतना करना है कि जो मैंने टर्म समझाया है वो रसगुल्ले वाले एग्जाम्पल से आपको एक बार पूरा रिवाइज कर लेना है, अच्छे से अपने नोट्स बना लेना है और आगे की क्लासेस के लिए रेडी रहना है। तो आई होप अब आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।